सबसे पहले तो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मंच पर बोलने के लिए जिन लोगों का भी मंच पर बोलने का सपना है, ठीक है, उनको दो चीजों का ही ध्यान रखना होता है, दो चीजों पे काम करना होता है। मैंने ये बात पहले भी बताई है, अगर आपने नहीं सीखी तो आज मैं लाइव में इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्या बोले और कैसे बोले, दो चीजें हैं। कैसे बोले, अब क्या है दोस्तों कि आप, अब जो लोग मुझे अक्सर एक बात कहते हैं कि सर आपके स्पीच जो आप लिख के और वीडियो अपलोड करते हो वो नहीं आते, वो जो लोग हैं जो ऐसा कहते हैं वो किस चीज पे फोकस है, वो है कि क्या बोले, यानी कि उनको कंटेंट चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा है वो कहते हैं कि जी मेरे को जैसे कि बॉडी लैंग्वेज और शब्दावली उच्चारण ये चीजें सीखनी है, तो हम लोग इसको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसको इंप्रूव किया जा सकता है। आज मैं आपके सामने बात करूंगा क्या बोले और कैसे बोले। दो चीजें हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ आएगा। कुछ ऐसे सज्जन मित्र हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, नॉलेज है मेरे को, मैं इवन कि मैं पीएचडी के, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है किसी भी विषय में, डॉक्टर हैं, एमडी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो बोल नहीं पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको नॉलेज है, क्या बोले, नॉलेज अच्छी है उनको भी, क्या बोले, ये नॉलेज ज्ञान तो बहुत है उनको, लेकिन कैसे बोले, शैली नहीं है बोलने की, तरीका नहीं है। कैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, अपनी बात को रखने का तरीका क्या है, कैसे लोगों के सामने अपने डर को खत्म करें, तो ये जो कैसे बोले हैं इसको शैली बोल सकते हैं, आपके हाव भाव बोल सकते हैं, इसमें आपका उच्चारण शब्दों का वो हो सकता है, डायलॉग डिलीवरी आपकी कैसी है, आप शायरी कैसे बोलते हैं, वो ये चीज है। लेकिन क्या बोले, फिर मैं कहूंगा शायरी का संग्रह है। मैंने अक्सर देखा है, कुछ ऐसे कवि देखे हैं जिन कवियों के पास बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं होती है, कविताओं में जान होती है, लेकिन उन कवि की समस्या क्या होती है कि उनके शब्दों का उच्चारण सही नहीं होता, या वो पब्लिक के सामने अपनी अपनी कविताओं को अच्छे से नहीं बोल पाते। हालांकि उनकी कविताओं को अच्छे बोलने वाले अच्छा बोल जाते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन शैली बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जो है ना, यहां पर आपको दो चीजों पे काम करना होता है। मैं आपको बताता हूं, दो चीजों पे काम करना होता है। सबसे पहले नॉलेज, कैसे बोले, किस तरह से बोलना है, शैली सुधारनी है। अब इस पे ज्यादा हमें प्रॉब्लम कहां आती है, शायद आपसे मैं अगर प्रश्न करूं, अभी क्या है कि ऑनलाइन तो कोई जवाब पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसमें दोनों चीजों में कहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है, क्या बोलने में आती है कि कैसे बोलने में आती है। अगर एक भी कोई प्रश्न आप करें तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि आपने कोई प्रश्न किया है। एक भी मित्र जरूर इसमें बताएं कि इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान वाली प्रॉब्लम है कि शैली वाली, यानी कि कैसे बोले इसमें दिक्कत आ सकती है। कोई भी कमेंट आप कृपया करें। गुड इवनिंग सर, रिंटू मिश्रा, गुड इवनिंग। आप थोड़ा सा ये प्रश्न जो मैंने किया है इसका आंसर दें, क्या बोलें कैसे बोलें, इसमें ज्यादा हमें किस चीज में दिक्कत आती है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। इसमें दिक्कत आती है आपको कैसे बोलें, शैली के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि नॉलेज जो है ना वो तो आप बिस्तर में बैठे बैठे भी आप पढ़ सकते हो। कितने ही लोग बिल्कुल साइलेंस कमरे में टेबल चेयर लगाकर पढ़ते हैं, ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन शैली के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है। शैली के लिए तो आपको जोर जोर से बोलना पड़ता है, जैसे मैं बोल रहा हूं। आपको जो है ना इस तरह से बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, हो सकता है आपको बोर्ड भी लगाना पड़े, हो सकता है आपको अपनी वीडियो बनानी पड़े, आपको अपनी ऑडियो बनानी पड़े। इस तरह से कैसे बोले, बहुत बढ़िया रितु जी ने जो है ना, रिंटू जी ने ये बताया है कैसे बोले, थैंक यू। तो इन्होंने मेरे से पहले वैसे बता दिया था, मैंने अभी देखा है। तो कैसे बोले, तो ये जो शैली है ना इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहीं से शुरुआत की थी, कैसे बोले। फिर क्या हुआ, अब जरूरत होती है, मेरे को पता है कि कोई भी बात को डिलीवर कैसे करना है। मान लो मेरे पास अब फोन आया है किसी का, कोई मित्र थे, तो एक देवी हुई है कोई पता नहीं छत्तीसगढ़ से है, तो वो है जैसे कि पूरी बाई, माँ पूरी बाई कीर उनका नाम है। तो अब क्या था कि उनके ऊपर भाषण बोलना था।
अब मेरे को तो क्या था कि मैंने उसके उनका जो इतिहास था वो पढ़ा और मेरे को पता था भी कैसे इनका डिलीवर करना पड़ेगा स्पीच, और मैंने वो डिलीवर कर दिया 5 मिनट में। क्यों? कि मेरे को ज्ञान किस चीज का था, ये था। और ज्ञान जो है ना, वो जो वहां से लेना था वो मैंने 5-7 मिनट में पढ़ लिया। मेरे को रिमाइंड हो गया कि हाँ ये है। एक दो चीजें जो जरूरी थी, उनका जन्म कब हुआ वो चीजें मैंने मेंशन कर ली और वो शैली में बोल दिया। लेकिन यहां पर जो भी बच्चा है, जो बच्चा बड़ा हो गया और उसने पूरी बाई कीर का कोई भी ऐसा इतिहास पढ़ा हुआ है, उसको नॉलेज है, वो बता सकता है, जैसे टीचर को सुना सकता है। लेकिन उनको कहें कि इसको लोगों के सामने एक्सप्लेन करना है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं एक विद्यालय में गया था दोस्तों। आप सोचिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए कि आपके जो बच्चे हैं ना, कोई भी किसी का, जैसे बच्चे हैं 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि बेटा आप एक स्टूडेंट स्टेज पे आए और मैंने उनको कहा कि आप एक कहानी सुनाइए। थ्रस्टी क्रो की, प्यासा कौवा, एक कहानी सुना दीजिए। बच्चे को कहानी नहीं सुनानी आई। और मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूं ना, ये बात ऐसा नहीं है कि मैं जो है ना यूं ही मैंने ये बात कह दी। रियल में आप भी अपने बच्चों को चेक करके देखें, फिर आप अपने आप को चेक करें, अपने आप को भी देखें। मंच पर आप लेके आए और आप यूं समझो कि मैं थ्रस्टी क्रो की कहानी सुना रहा हूं, आपको मुश्किल होगी सुनाने में। क्यों? कि हमने कभी शैली सीखी नहीं। हमने ये तो सीख लिया कि उस कहानी को लिखकर हम लोगों ने नंबर लेने हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, ये भी पता लग गया कि जहां चाह वहां रहा, इच्छा शक्ति से जो है ना कोई भी चीज प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उसकी शैली, किसी को मोटिवेट करना हो, सुनाना हो, तो वो हमारे से नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमें समय लगाना पड़ेगा। तो शैली जो है ना, शैली एक ही तरह से सीखनी होती है हम लोगों ने। शैली यानी कि बॉडी लैंग्वेज, बात कहने, कॉन्फिडेंस आपका, फिर बहुत सारी बातें एक दूसरे में इंटरफेयर हो जाती हैं। आपका आई कांटेक्ट, किस तरह से आप बिल्कुल फुदकते हुए, बिल्कुल गजब तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद जो है ना, आप चाहे वंश चाहे थ्रस्टी क्रो की कहानी सुनाइए, बेशक साइंस का कोई पार्ट पढ़ाइए, हर चीज में आपका परफेक्ट होगा। तो यहां पर मैंने ये देखा है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बात किसी भी शिक्षा मंत्री तक जाए, या जो है ना, जो लोग ये कॉलेज वगैरह चलाते हैं, बीएड करवाते हैं, कोई टीचर बनाते हैं, तो इन तक अगर मेरी बात जाती है तो मैं ये कहूंगा कि अरे ये जो कैसे शैली पे काम करो। अब ये जो आज बच्चों की नॉलेज में या क्रिएटिविटी में दिक्कत आ रही है, बच्चों को समझ नहीं आती चीजें, टीचर्स को समझाना नहीं आता, बहुत से टीचर्स को। क्यों? क्योंकि उनका कई चीजें बताने की शैली, ठीक है, नंबर आ जाते हैं। मैं आपको एक बात फिर कहूंगा, ज्यादातर हम लोग नंबर पे ही मरते हैं, अंक अच्छे आ गए, बस अंकों से ही हमारी स्टडी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अंकों से अपने बच्चे की योग्यता को मत मापिए, समझ कितनी विकसित हुई है, पिक्चराइजेशन है कि नहीं कहानी की, किसी भी चीज की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर जो है ना, मैं आपको जो कहना चाहूंगा, यहां जो मेरी बात हो रही है कि शैली से और किस तरह से बोले, हमें डायलॉग कैसे डिलीवर करना है, कोई बात को कहने का तरीका कैसा है, ये इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक सच बताता हूं। एक बार ओआरसी ओम शांति रिट्रीट सेंटर है बोड़ा कला में, ये जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है इधर बिलासपुर में। तो वहां क्या था कि वहां एक कार्यक्रम था और मुझे भी जाने का मौका मिला। तो उस कार्यक्रम में एक लेक्चरर थे, एक पीएचडी प्रोफेसर रिटायर थे, तो उनको भी हमारी वर्कशॉप में बोलने का अवसर दिया गया। मैं किसी की वर्कशॉप सुनने के लिए वहां पर गया था, साइकोलॉजी से जुड़ी हुई। तो क्या था कि उनको किसी एक व्यक्ति ने, कोई पायलट थे, ऐसे यूथ ही थे, तो उनसे ना उनका जो वो बोले, जो साइकोलॉजिस्ट, तो बहुत लंबे समय तक बोले वो, जैसे उन्होंने 1 घंटे बोले वो। तो उस पायलट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से जाके बोल दिया कि आपने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया, अगर नहीं बोलना आता है तो नहीं बोलना चाहिए। ये क्यों हुआ? मैं उसके ऊपर नहीं जाता कि जैसे उसने गलत किया सही किया, वो तो ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहां पर उस साइकोलॉजिस्ट को क्यों सुनना पड़ा? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को ज्ञान तो था, नॉलेज थी अपने विषय की, लेकिन उसको बताने का तरीका नहीं था। दोस्तों, यहां पर यह बात आती है, क्या बोले, लोग ज्ञान से भरे पड़े हैं और लोगों को एक बार लगता भी है, लोगों को ऐसा कि यार मेरे पास तो इतनी नॉलेज है, अपनी जब तक आप शैली के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे, शब्दों को बोलने का तरीका, अपनी बात को कहने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपका ज्ञान जो है ना वो लोगों तक नहीं जा पाएगा।
ये मैं आपको बता देता हूं। इसलिए जो है ना 26 जनवरी के लिए सरपंच का कोई स्पीच, ये कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी भेजने का प्रयास करूंगा। और देसी गेमर्स, धन्यवाद आपका, हाय। और अभी जो है ना मैंने जो बात बताई आपको, इसी विषय पर हम लोग रहेंगे, तो मैं इसको एक बार जेब में डाल लेता हूं। वो हम लोग ये क्या बोले और कैसे बोलने के लिए फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बातों को ध्यान दो। कोई भी स्पीच आपको चाहिए, कोई भी भाषण चाहिए, क्या बोलें, ज्ञान एकत्रित करो। ज्ञान के लिए तो आपको क्या करना है, किसी भी लीडर के, कोई अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के विचार सुनने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, सावित्रीबाई फूले के, ज्योतिबा फूले के, महात्मा गांधी के, या जैसे कि अपने राधा कृष्ण सर्वपल्ली के, ऐसे भगत सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के थॉट्स पढ़े, हम लोग उनके विचार पढ़े। ये तो है हमारा क्या बोले ज्ञान। आपने हिस्ट्री पढ़ी, 8th क्लास में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, आपने बीए में बहुत सारी नॉलेज प्राप्त की, राजनीति के ऊपर बहुत नॉलेज है, ये आपका क्या बोले ज्ञान है आपके पास। ऐसे अनेक लोग गांव के अंदर होते हैं, उनको उंगलियों पर ध्यान होता है कि उसको वहां से एमएलए की टिकट मिली थी, उसको पहले वहां मिली थी, वो पहले 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन उन लोगों की जो है ना स्टेज पे हवा निकल जाती है क्योंकि शैली नहीं सीखी। लेकिन उनका सपना है, उनका सपना है कि हम लोग मंच पर बोलना सीखें। अगर वो थोड़ा सा मंच पर आकर प्रैक्टिस कर ले, मंच पर का मतलब कि आप अकेले में, घर में अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर ले, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, कैसे बोलने पे, शैली पे काम कर ले, तो मैं कहूंगा कि आपका बहुत अच्छे वक्ता बन जाओगे। अब यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई बार आप ऐसे लोगों को देखते हो, ऐसे बच्चों को देखते हो, बच्चे में इनकी जिनकी 15-16 वर्ष की आयु है, वो किसी भी बात को गजब तरीके से बोलते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। उनके पास क्या होता है, ज्यादातर मैं आपको बताऊं, उनके पास ज्ञान नहीं होता। ज्यादातर मैंने देखा है ऐसे यूथ के पास ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनकी शैली बहुत ही गजब की होती है। मेरे जैसे जैसे मैं बोलता हूं, जिस तरह से मेरा स्टाइल है, मैं कहता हूं कि मेरे से कई गुना अच्छी शैली के मैंने लोग देखे हैं, जिनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, आई कांटेक्ट, मैं कहता हूं कि वो उनको देखे ना तो मैं कहता हूं कि देखने देखने में वो बहुत गजब के लगते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, चीज को चैनलाइज करके कैसे बोलना है। जिस तरह से मैंने अक्सर देखा है कि जो सेलिब्रिटीज एंकरिंग करते हैं, बड़े बड़े जैसे कि कार्यक्रमों एंकरिंग करते हैं, या जैसे कि कोई, ये मैंने जो थोड़ा एडवांस कार्यक्रम होता है वहां पर होस्ट होते हैं, तो वो देखा उनका फुदकना और उनके चेहरे का आई कांटेक्ट, और वो ऐसे ही कपड़े पहन लेते हैं ऊट पटांग, तो पूरा उनका कॉन्फिडेंस होता है, शैली बहुत गजब की होती है, लेकिन उन लोगों के विचारों के पास शब्द नहीं होते अच्छे, बोल नहीं पाते, वो शब्द अच्छे नहीं होते। लेकिन अब क्या है कि अगर वो लोग, जिन लोगों की शैली तो है पहले से, बॉडी लैंग्वेज है, हाव भाव बहुत अच्छे हैं, बोलने का तरीका, इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं वो, अगर वो इस पे थोड़ा सा क्या पे काम करें, क्या बोलने पे, तो वो अच्छे हो जाएंगे। और ये उनको इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करने काम हो जाएगा। लेकिन जिनके पास ज्ञान का भंडार है, और जिन लोगों ने 30 साल में, मान लो 40 साल की उम्र है और 20-30 साल में ज्ञान का भंडार जिन्होंने बहुत इकट्ठा कर लिया, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा शैली में बदलना, यानी अच्छी शैली विकसित करना। तो इसलिए जो है ना, अब जैसे मैंने देखा कि कई बार जो एक मैंने अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे शायरी में एक लड़का था, तो उसकी वीडियो बहुत चलती थी। वो बोलता क्या था मैं आपको बताऊं, उसका पूरा एक एनर्जी, वो एक शायरी भी बोलता था ना, एनर्जी लगा देता था, लेकिन बात यह है कि उसके पास और कुछ भी नहीं था, शैली गजब की थी। मैं कहता हूं कि ऐसे अगर यूथ अपनी बातें रख दे युवाओं के ऊपर, देश के ऊपर, और कैसे जीवन को चलाना है, कैसे अपने आप को बढ़िया बनाना है, कि अगर वो अपनी बातें रख देना तो दुनिया बदल सकते हैं वो लोग। लेकिन मैं कहता हूं कि उनके पास है ना वो बहुत ज्ञान की कमी, लेकिन शैली गजब की, शायरी बोलने का अंदाज, गम की उलझी हुई लकीरों में, अब जैसे वो बोलते थे कि गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूं, गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूं, आईना देखना भूल गई तेरी तस्वीर देख लेती हूं। यानी कि इस तरह से बड़ा बहुत ही गजब की शैली होती थी। कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती, कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती, भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से दोस्तों कभी आजादी नहीं मिलती, हमें आजादी छीननी पड़ती है। बहुत ही अच्छी शैली। तो दोस्तों, जो भी चीज मुझे भी आज जो लोग ऑनलाइन मेरे से सीखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से,
तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कैसे बोले। मैं उनको कहता हूं जोर से बोलो, वो बोलेंगे, वो ऑडियो भेजेंगे मेरे पास, बिल्कुल धीरे धीरे ऑडियो करके भेजेंगे। मैं उनको कहता हूं कि जोर से बोलो, वो बोलेंगे आज हमारा देश आजाद हुआ, इसके पीछे शहीदों की कुर्बानी थी, ऐसा बोलेंगे। मैं उनको कहता हूं आज हमारा देश आजाद हुआ, इसके पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। अब उनको जैसे कि मैं बोलता हूं तो मैं पीछे बुलाने का प्रयास करता हूं, जोर से बोलो और आप इस तरह की प्रैक्टिस करो। अब ये शैली, हाथ को ऐसे करना और इस तरह से। तो इसलिए दोस्तों यहां पे आपको ये बात समझ में बिल्कुल आ गई कि ज्ञान और शैली ये दो चीजें हैं, क्या बोले कैसे बोले। अब जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे पास शब्द नहीं है, ऐसा काफी लोगों को लगता है। जिन लोगों को, जो लोग विशेष करके टीचर हैं, शिक्षक है ना, उनको ये बात सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप फ्रैंकली कॉन्फिडेंस से अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, फैलाइए अपना अपना कॉन्फिडेंस, जब आप एक्सपोजर कीजिए खुद का। मैं एक बात कहता हूं कि जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, आत्मविश्वास के साथ जब अपनी बात रखेंगे ना, तो अपने आप आपको शब्द आने लग जाएंगे, अपने आप शब्द आने लग जाएंगे आपको, क्योंकि आपने नॉलेज जो ले रखी है वही नॉलेज आपको मंच के ऊपर रखनी है। तो ये जो है, आप इस भ्रम में ना रहे कि मेरे शब्द कम पड़ गए या मेरे को तो बोलने में दिक्कत है, मैं अटक गया। लेकिन आप एक शिक्षक हो तो आप शब्दों में नहीं अटके, ये आपका जो है ना अपने आप में गैप हो जाता है कि नहीं नहीं इसमें लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे। और फिर दूसरी बात, चलो वो तो स्टेज की बात है अटकने की, आप प्रैक्टिस तो कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति को मान लो नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है ना, वो तो कह सकता है कि मैं तो प्रैक्टिस में अटक जाता हूं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, थोड़ा नाच कूद के प्रैक्टिस करिए पूरा गजब तरीके से, पूरा कॉन्फिडेंस के। आज मैं आपको बता देता हूं एक ऐसी बात जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक कौवा था, और बच्चों कौवा बहुत प्यासा था, प्यास के मारे तड़प रहा था। लेकिन कौवे के मन में एक बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा थी कि मैं जीना चाहता हूं। कुछ लोग जिंदगी को यूं ही समझ लेते हैं, कह देना कि लोग जिंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, खो जाए तो मिट्टी, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और जब जिंदगी जाती हुई प्रतीत होती है तो सोने के समान लगती है। कौवे को भी ऐसा लग रहा था, चिलचिलाती धूप थी और मरुस्थल दूर रेगिस्तान में कौवा उड़ता जा रहा था और प्राण उसके कहीं ना कहीं जो है ना प्राण सूख रहे थे। कौवे को था कि मेरे प्राण ना निकल जाए, लेकिन एक तरफ कौवा प्यास से मर रहा था, एक तरफ उसकी हिम्मत टूट रही थी। लेकिन कौवे के अंदर इतना अदम्य साहस था, कहते ना कि हारता वो नहीं है जो हार जाता है, हारने वाला एक दिन जीत भी सकता है, लेकिन हारता वो है जो हार को हार मान लेता है। लड़ते लड़ते जो लोग शहीद होते हैं या अपने लक्ष्य कदम पर चलते चलते जो लोग चले जाते हैं जीवन में, उनको याद किया जाता है। कौवा भी अपना एक इतिहास लिखना चाहता। देखो मैंने कहानी को कितना वाइड कर दिया, एक कहानी बिल्कुल आसान सी, और ऐसे उड़ता जा रहा था और धीरे धीरे क्या हुआ, और कहते ना कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कौवे की कहानी प्रेरणा देती है, जिन लोगों को रास्ते दिखाई नहीं देते ना, उनके लिए कौवे की कहानी मैं कहता हूं कि उसको जगा सकती है। दूर रेगिस्तान में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और जैसे जैसे कौवे के प्राण छूटने के हुए प्यास के मारे, कौवे ने अपनी उड़ान तेज कर दी, उड़ान तेज कर दी, और दूर रेगिस्तान में उसको कुछ दरख्तों का झुंड दिखाई दिया और उसने उसके अंदर एक आशा की किरण जागी। लेकिन कौवा फिर थोड़ी दूर चला तो वो फिर से उसके पंख ढीले पड़ गए और गर्मी के मारे उसकी जान निकल रही थी, और पानी भी उसको नहीं मिल रहा था, पानी प्यास के मारे उसकी जान निकल रही थी। लेकिन कहते कि ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या रखा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। दोस्तों मैं यहां पे शैली की बात बता रहा हूं आपको। अब देखो मैं जोर से भी बोल रहा हूं, धीरे भी बोल रहा हूं। ये शैली कैसे विकसित की? प्रैक्टिस से की।
तो कौवे के एक ज्वलंत इच्छा थी कि मैं प्यास बुझाऊंगा, अपनी बुझा के रहूंगा। और कहते कि जो लोग शिद्दत से लग जाते हैं ना, सृष्टि भी, कायनात भी साथ देती है उनका। वो जैसे ही उन दरख्तों के पास गया, वहां पर उसको एक घड़ा दिखाई दिया और कौवे के आंखों में चमक आ गई, जैसे एक मुर्दा इंसान को थोड़ा सा उसको सांस मिल गई हो। ऐसा कौवे के अंदर एक ऊर्जा की लहर। और देखिए, जब ज्वलंत इच्छा हो और एक दौड़ के बाद, संघर्ष के बाद कोई मंजिल मिलती है ना, उसकी खुशी अलग होती है दोस्तों। चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कौवे ने देखा कि वहां पर एक घड़ा था और घड़े के अंदर पानी था, लेकिन फिर कौवा उदास हुआ क्योंकि पानी बहुत कम था। लेकिन दोस्तों, मैं फिर कहूंगा कि जब हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने की इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जितनी प्रबल होगी, उतना ही ज्यादा हमें जो है ना, ईश्वर रास्ता देता है, आइडिया देता है माइंड के अंदर। कई लोग कहते हैं कि जी हमें तो सूझता नहीं है, हम लोग को सफलता नहीं मिल रही। सफलता के लिए जी आग कितनी है हमारे अंदर, कितना हम लोग अपने आप को झोंक सकते हो सफलता के लिए। तो कौवे के मन में एक आइडिया आया, कहते कि सृष्टि, कायनात भी साथ देती है कि पास पड़े पत्थर को उठाकर इसमें डाल। ऐसा आइडिया आया, कौवे ने पत्थर उठाने शुरू किए, घड़े में डाले और पानी ऊपर आ गया। और कौवे ने पानी पिया और एक संतुष्ट होके, पूरा खुश होके वहां से फुर्र से उड़ गया। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है हमें? शिक्षा ये मिलती है कि हमारे अंदर एक ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, किसी भी चीज को पाने की हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। पिलाने से पहले बता दो जरा सा, बड़ी तड़प होती है पीने से पहले, निराली अदा है मेरे साकिया की, गिराता बहुत है उठाने से पहले। दोस्तों, कोई भी सफलता जब मिलती है ना, तो उससे पहले बहुत गिरता है आदमी, उसकी परीक्षा होती है। कितनी बड़ी मंजिल हम लोग पाना चाहते हैं, किस सफलता की ओर जाना चाहते हैं, हम लोग थोड़े से मजाक से डर जाते हैं। मैंने ऐसे देखा कि सर लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमारे से गलती हो गई मंच पर तो क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या छोटी छोटी बातें, ऐसी शुद्र सोच जो है ना, वो अगर हम रखेंगे तो क्या हम लोग एक ऐसे वक्ता बन पाएंगे जो किसी में ऊर्जा का संचार कर दे। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने आप घर में अकेले बंद कमरे में प्रैक्टिस करें, शैली सुधारें। और मैं कहता हूं कि आपकी जो शैली जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से बोल पाएंगे। मुझे विश्वास है इस बात का कि आप बोलेंगे और बेहतर तरीके से बोलेंगे। अभी मैं एक दो कमेंट पढ़ लेता हूं, बस कमेंट कुछ। 26 जनवरी मोटिवेशनल स्पीच यही था वैसे तो, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल स्पीच मैं वीडियो में डालूंगा, आप जरूर उसमें देखना। और राजेश ठाकुर बहुत अच्छा साहब जी, थैंक यू राजेश जी, राजेश ठाकुर जी। तो दोस्तों, ये जो है ना आज की वीडियो, ये मैं आपको इसमें यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैली को सुधारें। स्पीच आपको मोटिवेशनल स्पीच है, पता नहीं कितनी शायरी, मोटिवेशनल स्पीच, बहुत सारा कंटेंट आपको healerbaba.com पे, अन्य बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगा। स्क्रिप्ट मैं भी लिखता हूं, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट होती है हमारे पास, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि स्क्रिप्ट का करेंगे क्या, ये तो ज्ञान वाली श्रेणी में आ गया, लेकिन कैसे बोले उसकी प्रैक्टिस कौन करेगा। अब 60 पेज की स्क्रिप्ट है, 60-70 पेज की स्क्रिप्ट है, संचालन की एक पूरी स्क्रिप्ट है। अब वो कैसे काम करेगी, कैसे हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी? वो पहुंचेगी प्रैक्टिस से। अभ्यास हम लोग जितना ज्यादा करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी शैली सुधरेगी। हम लोग ऐसे खड़े होके बोले, दोस्तों आज देखिए इस तरह के स्टाइल माने, ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे चले, ऐसे कभी कर, थोड़ा सा मुंह को कई बार ढीला कर ले, कई बार पूरी चुस्ती के साथ बोलने का प्रयास करें, रौद्र रूप दिखाने का प्रयास करें पूरी ऊर्जा के साथ। आज कहीं ना कहीं देश को खोखला करने का काम किसने किया है? मैं उन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगा कि जमी कहती है मैंने प्यार पे सबको प्यार से बांटा, अनाज का एक एक दाना भी आदर और सत्कार से बांटा, मेरे नादान बेटों ने मेरे टुकड़े किए ऐसे, कलम की नोक से बांटा, लहू की धार से बांटा। हमने देश बांट दिया, हमने अपनी धरती माता को बांट दिया।
धर्म, मजहब, जाति के नाम पर जो बंटवारा आज भारत में हो रहा है, मुझे नहीं लगता कहीं और हो रहा होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज भारत की ये कमजोरी नहीं है कि भारत के पास सैन्य शक्ति की कमी है। आज सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि भारत देश क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्म, मजहब, जाति में बंटा हुआ देश है। और आज हमें अपने आप को जो है ना एक करना होगा। और जब हम लोग एक होते हैं ना, उस समय पड़ोसी भी नेक हो जाता है। कि घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है, घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है। और एक होने की ताकत को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है, दुश्मन भी ईमानदार और शरीफ बन जाता है जब उसको देखता है कि इनकी एकता है। ये बात मैंने यूं ही नहीं लिखी। और कहते कि मजहबों में बंटा हुआ है चित्त हमारा, जातिवाद का दंश अति भारी है। मजहबों में बंटा है चित्त हमारा, जातिवाद का दंश अति भारी है। चरित्र की महिमा से स्वयं का बोध करो, ये हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। हमारा चरित्र ऐसा है क्या? हमारी भारतीयता ये है कि हम लोग देश को बांटने का काम करें, जाति में, मजहब में। कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफरचंद मिलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे नालों और झीलों में मत बांटिए। दोस्तों, आज मैं अब यहां पे टॉपिक बदल रहा हूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सुना रहा हूं, ये प्रैक्टिस की गई है इसकी बार बार। ये प्रैक्टिस वाला मैट्रिक कैसे बोलने में आएगा? प्रैक्टिस आप जो कर रहे हैं वो इसमें आएगा। यानी कि जो शब्द है ना, शब्दों वाला मैटर यहां पर आएगा कि आपके पास 4 पंक्तियां हैं और आपने उनको संभाल के लिख रखा है, डायरियां भरी पड़ी हैं, ये यहां पे आएगा। लेकिन उनको जुबान पे जब आप लेके आएंगे, कुछ हाथ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ डांस करेंगे, कोई पूरा मान लो कि फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ घूमते हुए बोलेंगे, वो आएगा शैली में। तो शैली अच्छी कीजिए आप। पब्लिक स्पीकिंग में शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक्टर है, कोई भी एक्टर है, आप देखो एक्टर को किस चीज का पैसा मिलता है? एक्टिंग का पैसा मिलता है, उसकी शैली का, एक्टिंग का पैसा मिलता है। ठीक है, एक देखो, एक अच्छा जो एक्टर है जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसका तो देखो उसके लंबे समय तक स्थायी रहता है उसका, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो। लेकिन पहला पार्ट एक्टिंग का होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक्टर को जो है ना डायलॉग डिलीवर कर रहा है कि वो एक शेर है ना कि उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और एक ये था कि बनावट के उसूलों से, इस तरह की भी एक शायरी थी कि हाँ, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये क्या है? ये डायलॉग डिलीवरी है। ये अगर एक एक्टर को ना भी आए तो भी उनको याद करवा देते हैं वो। लेकिन उस डायलॉग को डिलीवर करने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, मैं आपको ये बात बताता हूं कि जैसे कि कोई भी एक्टर के बारे में आप देख लें, जब वो किसी भी डायलॉग की तैयारी करता है ना, वो तैयारी में समय बहुत ज्यादा लगता है। तैयारी में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, याद करने में नहीं लगती। आप भी 2 पंक्तियां याद कर लोगे, कोई भी पंक्तियां आप याद कर सकते हैं कि जब टूटे किसी का दिल तो शब भर आंख रोती है, ये दुनिया है कांटों की, ये दुनिया है फूलों की, जिस्म में कांटे पिरोती है। कि जब टूटे किसी का दिल तो शब भर आंख रोती है, ये दुनिया है फूलों की, जिस्म में कांटे पिरोती है। हम अपने दुश्मनों से भी मिलते हैं इठलाकर अपने गांव में, तुम्हारा शहर देखा तो बड़ी तकलीफ होती है। अब मान लो ये जो शायरी है ना, अब याद तो मैंने भी कर ली, लेकिन अब जिसने सुनाई है ये शायरी फिल्म में, पता नहीं कौन सी फिल्म है वो, तो उस फिल्म में उसका मान लो कि पेश करने का तरीका कितना लाजवाब है, तो उस तरीके के लिए उसने ज्यादा काम किया होगा। मैंने तो क्या इसको 10-20 बार पढ़ के इसको याद कर लिया, लेकिन वो अंदाज कैसे आएगा? अंदाज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो में ये संकल्प, मैंने हर इस बात को बार बार समझा दिया। मैं आपको ये नहीं, कभी भी मान लो ये चीजें नहीं सिखाता कि आप मंच पर इन चीजों का ध्यान रखें, आप हाथों को ऐसे करें, आप आई कांटेक्ट ऐसे करें, आप अपने